मनीष सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कल 59,000 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बजट में महामारी के मौजूदा दौर में दिल्ली के विकास का खाका पेश किया गया है। दिल्ली के वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। उनके मुताबिक इस बजट में आने वाले 25 सालों के विकास की आधारशिला रखी गई है। इस बजट पर हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया जी से। मनीष सिसोदिया जी, बहुत ऐतिहासिक बजट इसको कहा जा रहा है आपकी सरकार के द्वारा, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने बहुत अच्छी योजनाओं की भी बात की है, मोहल्ला क्लिनिक की बात की है महिलाओं के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो यही हो रहा है कि आप अपने बजट को देशभक्ति बजट का नाम देने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? क्या बीजेपी की राह पर अब आम आदमी पार्टी? अब बीजेपी किस राह पे है ये तो बीजेपी जाने। हम तो शिक्षा को देशभक्ति कहते हैं, हम लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था करने को देशभक्ति कहते हैं। हम आज़ादी के 75वें साल में जब हैं तो ये सोच कि आज़ादी के 100वें साल में भारत कैसे होगा, दिल्ली कैसे होगी, दिल्ली में क्या ज़रूरतें होंगी, दिल्ली की क्या समस्याएं होंगी और दुनिया की क्या समस्याएं होंगी, उसको दिल्ली कैसे उनको हल कर रही होगी, वो हमारे लिए देशभक्ति है। और हम इसीलिए इसको देशभक्ति कह रहे हैं कि 75 साल का इतिहास है दिल्ली का, और 75 साल में देश की राजधानी ने जो सफर तय किया, अगले 25 साल में वो सफर क्या होगा, 100 साल का जब भारत होगा तो देश की राजधानी कैसी होगी, वो हमारे लिए आज बैठ के सोचना और उस पर काम करना, यही हमारी देशभक्ति है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में बच्चों को देशभक्ति करिकुलम पढ़ाया जाएगा, इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? हर हिंदुस्तानी जब हिंदुस्तान में जन्म लेता है तो इस भावना से ओतप्रोत होता है। हमारे करिकुलम में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, सबका जिक्र किया जाता है, सबको पढ़ाया जाता है, तो फिर ये देशभक्ति करिकुलम में क्या अलग होगा? इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब हर पढ़ा लिखा आदमी स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास पढ़ता है, उनकी जीवनी पढ़ता है, लेकिन जब वो एक अफसर बनता है, जब वो नेता बनता है, जब वो कोई व्यापार करता है, तो ये भूल जाता है कि इस देश को स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी मेहनत से आजाद कराया था। वो रिश्वत मांगने लगता है, वो मिलावट करने लगता है, वो अपना काम पहले कराने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करने लगता है, वो महिलाओं के साथ सम्मान नहीं करता है, वो रेड लाइट पे ठीक से खड़े नहीं होना चाहता है। तो वहां आके देशभक्ति, वो पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाता है, तो वहां आके उसकी देशभक्ति पे सवाल खड़े होने जरूरी हैं। आज हर पढ़ा लिखा आदमी कम से कम यहां खड़ा हो कि वो महिलाओं के लिए सम्मान करे, वो पर्यावरण के प्रति सम्मान रहे, वो देश के प्रति सम्मान से जिए, वो गलत काम ना करे। अगर आप गलत काम करते रहे और आप कहें मैंने देशभक्ति का इतिहास पढ़ रखा है, तो देशभक्ति का इतिहास पढ़ने से आदमी देशभक्त नहीं हो जाता है। देशभक्ति में पीएचडी करने से आदमी देशभक्त नहीं हो जाता है। आदमी व्यवहार करने से देशभक्त होता है। स्कूल कॉलेजों का काम है कि आदमी के व्यवहार में वो चीजें लाएं जिनकी हम बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जी, आरोप तो आपके ऊपर लगेगा ही ना, क्योंकि बीजेपी जो है वो हमेशा देशभक्ति और राष्ट्रवाद की राजनीति करती आई है। अब अगर आप अपने बजट में इतने मुखर होकर देशभक्ति का नाम लेंगे, राष्ट्रवादिता का नाम लेंगे, तो कहीं ना कहीं आरोप तो लगेगा आपके ऊपर, सवाल तो पूछे जाएंगे। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, इसमें भाई अगर आम आदमी पार्टी देशभक्ति की बात करती है तो इसमें किसको प्रॉब्लम हो रही है? बीजेपी को प्रॉब्लम हो रही है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम कुछ शब्दों की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, हम राष्ट्रवादिता की बात करते हैं कि राष्ट्रवादी, तो कहीं ना कहीं ये आरोप जरूर लगता है कि आप कुछ अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं देशभक्त हूं, मुझे इन शब्दों की जरूरत नहीं है। मैं ये आपसे जानना चाहती हूं। आपको हो सकता ना हो, लेकिन हो सकता है कोई आपके साथ हिंदुस्तानी होने के बावजूद, पढ़ा लिखा होने के बावजूद एक महिला के साथ बदतमीजी करे तो उसको देशभक्त होने की जरूरत है। आप एक देश की महिला हैं और आपके साथ में देश के हर व्यक्ति को तमीज से पेश आना चाहिए। पढ़े लिखे आदमी को तो कम से कम हम अपेक्षा करें कि वो स्कूल कॉलेज से वो पढ़ के आए कि आपके साथ वो तमीज से पेश आए। इसलिए हर आदमी को देशभक्त होना जरूरी है। देश की महिलाओं का सम्मान करना भी देशभक्ति है, इसलिए जरूरी है। हो सकता है आपको ऐसा, आप हिंदुस्तानी होने के नाते देशभक्त हैं, लेकिन कोई आदमी हिंदुस्तानी होने के बावजूद महिलाओं के साथ सम्मान नहीं करता होगा तो उसकी देशभक्ति पे हम सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन इससे आपको ऐसा लगता है मनीष जी कि अगर आप इस तरीके का देशभक्ति करिकुलम लाएंगे तो वो भावना आप सबके अंदर भीतर डाल पाएंगे? लेकिन इससे इतर मेरा सवाल अब आपसे यह है कि दिल्ली में आप नया स्कूल बोर्ड लाने का ऐलान कर रहे हैं, इसकी जरूरत आखिर आपको क्यों महसूस हुई? क्या सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इससे आप सहमत नहीं है इनके करिकुलम से?
नहीं, इनके कैरिकुलम से सहमत हैं, लेकिन दिल्ली के हम जितने रिफॉर्म दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में कर चुके हैं, उसके बाद एक बड़ा रिफॉर्म ये चाहिए कि बच्चा सिर्फ रटने की क्षमता के साथ आगे ना बढ़े। वो जिस फीलिंग की आप बात कर रही हैं, अभी हम जिसकी 5 मिनट से बात कर रहे थे, वो फीलिंग वो भी टेस्ट का हिस्सा होनी चाहिए, वो भी, और सतत वो कंटिन्यूस टेस्टिंग का हिस्सा होनी चाहिए। वो साल में 3 घंटे में रट के कोई परीक्षा देने से समझ में नहीं आएगा। दुनिया के जितने प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, आज हम उनके एजुकेशन सिस्टम को देखें तो वो सब साल के अंत में 3 घंटे की परीक्षा से आगे बढ़ चुके हैं। कोई अपने बच्चों की खाली 1 साल में 3 घंटे की परीक्षा लेके उनसे ये नहीं कहता कि आप फेल हो गए या पास हो गए। वो कंटिन्यूस एग्जामिनेशन सिस्टम हिस्सा बन गया है एजुकेशन का, और हम केवल 3 घंटे की एक परीक्षा पे अपने बच्चों को पास फेल करते रहते हैं। कितने बच्चे जाके सुसाइड कर लेते हैं, और कितने बच्चे जिनको लगता है मैं और टैलेंटेड हूं, मेरे पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा टैलेंट है, वो पीछे छूट जाते हैं। केवल रटने की क्षमता वाले बच्चे जाके आगे निकल जाते हैं। तो जो समझने वाले बच्चे हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट विजडम वाले बच्चे हैं, उनको आगे आने का मौका मिले, और रटने वाले बच्चे ये ना माने कि हम ही सबसे बुद्धिमान हैं। ऐसा परीक्षा प्रणाली विकसित करना हमारा काम है अब, और इसलिए दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग अब एक नया बोर्ड शुरू करेगा, और हमें उम्मीद है कि इस बोर्ड के कामकाज से प्रभावित होकर सीबीएसई भी अपना तरीका बदलेगा, बाकी राज्य के बोर्ड भी इसको सीखेंगे कि विजडम को भी टेस्ट किया जा सके, और विजडम को कंटिन्यूस टेस्टिंग में लाया जा सके। खाली हम नई एजुकेशन पॉलिसी में लिख दें कि नहीं साहब, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, बच्चे के अंदर ये भावनाएं होनी चाहिए, लेकिन अगर उसका एग्जामिनेशन से लेना देना नहीं हुआ तो एग्जाम में, क्लास में तो वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए हमने इसको चेंज करने का फैसला किया है। एक और बहुत ऐतिहासिक कदम आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से कल घोषणा की गई है। आप टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो टीचर्स यूनिवर्सिटी है, एक बार में आप कितने टीचर्स को इसमें एजुकेट करेंगे? क्या ये ग्रेजुएशन लेवल की यूनिवर्सिटी होगी? क्या इसका खाका आपके दिमाग में? क्योंकि ये तो बात सच है मनीष जी कि शिक्षा में अगर हम छोटे, ये तो सच है मनीष जी कि गांव वगैरह में जाएं तो उस क्वालिटी के शिक्षक मौजूद नहीं है जो एक अच्छी पीढ़ी तैयार कर सकें। तो ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है, लेकिन खाका क्या है, मैं जानना चाहूंगी। खाका यही है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके पहले, मतलब आज तक मैं कह सकता हूं, देश में अगर कोई व्यक्ति टीचर बनना चाहता है तो उसको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का अलग से बीएड कोर्स करना पड़ता है। हम लोग भारत सरकार के सामने भी ये लगातार सवाल उठा रहे थे, साहब एक एमबीबीएस डॉक्टर आपको बनाना है, आप 6 साल उसके लेते हो, इंजीनियर बनाना है 4 साल लेते हो, आपको लगता है टीचर 2 साल में बन जाता है। ये ठीक नहीं है। दुनिया में 6-6, 8-8 साल की पढ़ाइयां हो गई हैं टीचर्स के हायर एजुकेशन के लिए। तो हमें भी अपना रवैया बदलना चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी ने उसके लिए रास्ता खोला है। तो अब जब नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी तो दिल्ली में भी हम ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित, और देश भर में ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित हो सकती है जहां 4 साल का बीएड प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। तो हम अलग से टीचर्स, क्योंकि दिल्ली में क्वालिटी टीचर्स की दिल्ली में भी बहुत जरूरत है, और आपने ठीक कहा देश के गांवों में भी जरूरत है, देश के देहातों में भी जरूरत है। तो दिल्ली से एक अच्छी खेप निकले, अच्छे क्वालिटी टीचर्स की, वो दिल्ली में पढ़ाएं, देश के अलग हिस्सों में जाके पढ़ाएं। इसके लिए हम अभी यूनिवर्सिटी शुरू करेंगे। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि और राज्य सरकारों के ऊपर इसको ये दबाव बनाने की कोशिश, या ये पूरे सभी राज्यों में जिनमें चुनाव होने वाले हैं उसमें ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कि देखिए दिल्ली सरकार कुछ हटकर, शिक्षा क्योंकि आपका फोटे रहा है और शिक्षा के बल पर ही आपने पिछला विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत भी हासिल की है, तो एक संदेश, आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों का दौरा भी कर रहे हैं, तो ये जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, करिकुलम में देशभक्ति की बात करते हैं, तो आपने जिसे कहा जाए कि हर तरीके की चीज को अपने उसमें शामिल कर लिया है बजट में, और एक चुनावी संदेश भी है आने वाले चुनावों के लिए। बिल्कुल, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जब देश की राजनीति पूरी तरह से धर्म, जाति, राजनीति, क्षेत्रवाद, इन सब से ऊपर उठ के शिक्षा के ऊपर आ जाए, स्वास्थ्य के ऊपर आ जाए। देश में चुनाव शिक्षा के ऊपर होने चाहिए। लोगों को, बाकी सब पार्टियों को भी बताना चाहिए कि भाई हम जब सरकार में आएंगे तो हम इतने स्कूल अच्छे करवाएंगे, हम जब सरकार में रहे तो हमने ये स्कूलों पे काम किए, इतनी अच्छी एजुकेशन की। एजुकेशन की क्वालिटी सुधरेगी तो देश की क्वालिटी सुधरेगी। इसलिए एजुकेशन की क्वालिटी पे तो हमेशा चुनाव होने चाहिए। और मैं कल्पना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि हमारे देश में भी ऐसा दिन आए जब शिक्षा पर चुनाव होने लगे, पूरी तरह से शिक्षा पर चुनाव होने लगे। मनीष जी, आपकी नीयत पर मुझे कोई शक नहीं है और अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं, हर देश का नागरिक यही चाहता है कि शिक्षा के ऊपर चुनाव हो, विकास के ऊपर चुनाव हो। लेकिन जब हम देशभक्ति शब्द डाल देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है। और इसका मतलब यह है कि जो भारत माता की जय बोलेगा या जो जिस तरीके से राष्ट्रवाद को प्रस्तुत किया जाएगा, तो वही एक अच्छा करिकुलम है। मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे। नहीं,
हम तो नहीं कह रहे कि हम शिक्षा में किस तरह की देशभक्ति की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन और अच्छा लगता है जब भारत माता की बेटियों और बेटों को आप बराबरी से देखें। आप किसी की धर्म या किसी की जाति के आधार पर उसको छोटा बड़ा ना कहें, तब भारत माता और खुश होगी, तब भारत माता की और जोर से जय होगी। मतलब वंदे मातरम बोले, भारत माता की जय बोले, तभी करिकुलम सफल माना जाएगा। नहीं, वंदे मातरम बोलने वाला हर व्यक्ति भारत की धरती को पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित रखे, चोरी चकारी ना करे, वो बेईमानी ना करे, तब और जोर से वंदे मातरम कहने का मजा आएगा। ये है हमारी देशभक्ति, ये है हमारी शिक्षा का मकसद कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति वंदे मातरम ही बोलता रहे, लेकिन साथ साथ वंदे भारत की बेटियों की भी तो इज्जत करता रहे, भारत के पर्यावरण की भी इज्जत करता रहे। कहीं सरकारी दफ्तर में जाके बैठे तो ईमानदारी से काम तो करे। बिल्कुल ठीक है। मनीष जी, गुजरात निकाय चुनावों में आपका बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, बंगाल में क्यों नहीं किस्मत आजमा रहे? जहां हमारे पास टीम है, हमने वहां चुनाव लड़ा। जहां के लोगों ने कहा भाई हमने अपने यहां से टीम निकाल ली है, वहां हमने चुनाव लड़ा, और जहां जहां ऐसा होता रहेगा लड़ेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, जिस तरीके से जो कमियां हैं उनको सामने रखने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश अब अगला डेस्टिनेशन आम आदमी पार्टी के लिए, क्या आपकी टीम वहां पर तैयार हो रही है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 6 राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, और उसमें हमारी पूरी टीम्स काम कर रही हैं। वहाँ के लोगों के बीच से अच्छी अच्छी टीम्स निकल के आई हैं, वो वहाँ पे काम कर रही हैं। तो 6 राज्यों में तो चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान हो चुका है, उत्तर प्रदेश उसमें से है। ठीक है, मैं फिर दिल्ली पर लौटना चाहूंगी क्योंकि दिल्ली वालों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपको बम्पर जीत के साथ सरकार बनाने का मौका दिया है। दिल्ली वालों की कमाई 25 साल बाद सिंगापुर के बराबर करने की बात आप कर रहे हैं, ये कैसे होगा? ये देखिए, अभी आज की तारीख में दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम जिसको हम कहते हैं वो 2.25 लाख रुपए है। और मैं देख रहा था दुनिया के अलग अलग शहरों में, एशियन रेफरेंस में देखें तो सिंगापुर हमसे सबसे ज्यादा रिलेवेंट दिखता है। वहां पर एक आम आदमी की औसत कमाई जो है पर कैपिटा इनकम वहां की अभी 34 लाख रुपए है। पिछले 10-15 साल की ग्रोथ को देखें तो आज से 25 साल बाद, यानी जब भारत 100 साल का हो रहा होगा आजाद भारत, उस समय सिंगापुर की जितनी इनकम होगी, सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम, भारत के लोगों की भी उतनी पर कैपिटा इनकम हो तो मजा आ जाएगा। हमारे पास दिल्ली की जिम्मेदारी है। आज हम दिल्ली के बारे में बात कर सकते हैं कि 100 साल बाद दिल्ली के लोगों की पर कैपिटा इनकम उतनी होनी चाहिए जितनी सिंगापुर में बैठे हुए व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम है, और वो हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों के इंटरवेंशन से आज हम पूरे देश में पर कैपिटा इनकम से 3 गुना पर कैपिटा इनकम पर ऑलमोस्ट दिल्ली में है। दिल्ली आम भारतीय की पर कैपिटा इनकम से 3 गुना आम दिल्ली वाले की पर कैपिटा इनकम है। मनीष जी, ये बहुत बड़ा वादा नहीं है? दिल्ली में 2.5 से 3 लाख रुपए पर एनम की बात हो रही है, और वहां पे 45-40 लाख के करीब पर एनम की इनकम है। तो ये एक इतना बड़ा, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक सब्ज बाग दिखा रहे हैं दिल्ली के लोगों को? आजाद हिंदुस्तान में 100 साल में अगर हम अपने देश की राजधानी में पर कैपिटा इनकम उतनी ना कर पाए तो हम फिर क्या सपने देख रहे हैं? फिर हम नौकरियां कर रहे हैं, हम फिर सपने नहीं देख रहे हैं। और जब तक देश सपने नहीं देखेगा बड़े बड़े, देश के सपने पूरे कैसे होंगे? क्या दिक्कत है? अच्छे सपने देखने चाहिए। हमें देखना चाहिए दुनिया कैसे जा रही है, हमें देखना चाहिए कि दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया की बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ रही है। हमें अपना वो परिवर्तन करके, और मैं ये नहीं कह रहा कि हम आज रात को सोएंगे तो कल सुबह तक 16 गुना इनकम हो जाएगी। मैं कह रहा हूं 25 साल में इकोनॉमिक ग्रोथ को वहां के लेके चलना है कि हर आदमी की इनकम अब से 16 गुना हो जाए। हो सकती है 25 साल में अगर हम 16 गुना इनकम का सपना नहीं देख सकते हैं तो फिर हम, इसका मतलब सपने देखने की हिम्मत ही नहीं है हमारे अंदर। मुझे आपकी हर घोषणा में बीजेपी की छाप भी दिखाई दे रही है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो आप पर कैपिटा इनकम कई फोल्ड्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल, मैं अब बात करूंगी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। क्या दिल्ली सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के लिए विचार कर रही है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके, दिल्ली वासियों को राहत मिल सके? देखिए, स्टेट्स का जो शेयर होता है वो तो पेट्रोल के प्राइस में बहुत कम होता है। अगर आज आप 100 रुपए का पेट्रोल है तो जो 20 रुपए हो सकता है दिल्ली को मिल रहा हो, 18 रुपए मिल रहा होगा, 16 रुपए मिल रहा है। लेकिन इसका मेन हिस्सा एक्साइज में और सेंट्रल में जा रहा है। जब से पेट्रोल की कीमतें घटनी शुरू हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसके बाद से, उससे पहले सेंट्रल कीमतें बढ़ाई थी।
तो केंद्र सरकार ने जो कीमतें बढ़ाई थी पिछले वर्षों में, वो अगर वापस ले ली जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमतें घटी उसका फायदा आम आदमी को मिल जाएगा। ये फैसला नहीं लेने से पूरे देश में तेल की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं। आपने महिलाओं के ऊपर विशेष फोकस रखा है अपने बजट में, कोई खास वजह? मोहल्ला क्लिनिक की आप बात करते हैं या आप और महिला सुरक्षा की बात करते हैं? देश की आधी केजरीवाल जी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा से लेके उनकी संवेदना, उनकी बीमारी, सब पे हर चीज पे बहुत संवेदन है। उनके शिक्षा को लेके, उनके रोजगार को लेके हमने सेकंड इनिंग कैरियर, मतलब जो महिलाएं घर पे बैठ जाती हैं पढ़ाई करने के बाद फैमिली की वजह से, और उसके बाद में 4-5 साल बाद उनको रियलाइज होता है कि हम और कुछ कर सकते हैं क्या, लेकिन तब तक बिजनेस आगे बढ़ चुके होते हैं, दुनिया आगे बढ़ चुकी होती है। तो उनके लिए भी हमने सेकंड इनिंग कैरियर एक नई योजना हम लेके आ रहे हैं। उसमें हम उनको हल्की सी ट्रेनिंग दिला के, ताकि वो वापस अपने ट्रैक पे आ जाएं अपनी पढ़ाई के साथ में, और उनको फिर रोजगार में जोड़ना। इकोनॉमी में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, और जो हमारे लिए आधी आबादी हमारी पढ़ी लिखी घर पे बैठी है, वो अगर इकोनॉमी में योगदान करेगी तो बहुत अच्छा होगा। मनीष जी, आखिरी सवाल मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका व्यस्त कार्यक्रम है, कल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मीडिया के सामने आए और बाटला हाउस एनकाउंटर पर लगातार सवाल बीजेपी के द्वारा उठाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि राजनीति की गई बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर। अब क्योंकि फैसला आ गया है तो ये प्रूफ हो गया है कि वो एनकाउंटर फेक नहीं था। क्या अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए? क्या माफी मांगेंगे अरविंद केजरीवाल? वो कल भी पत्रकार पूछ रहे थे, और मैं आज से आपसे भी कहूंगा कि आपने भी प्रॉमिस किया था कि अभी आप बजट पे बात करेंगे, जब राजनीति और इन सब चीजों पे बात करेंगे आपके उन सवालों के, क्योंकि बाटला हाउस दिल्ली में हुआ था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला, हमसे बात की, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दिल्ली को आप ऐसे ही विकास के पथ पर आगे बढ़ाते रहें। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।